हेलो व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 10वीं वार्षिक परीक्षा में आने वाले दो नंबर के प्रश्न। और हम दो नंबर के प्रश्नों की तैयारी कर रहे हैं। इससे संबंधित दो वीडियो पहले भी आ चुके हैं। यदि आपने नहीं देखे हो तो चैनल पर देख लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रखे हैं कक्षा 10वीं वार्षिक परीक्षा से संबंधित सारे वीडियो हिंदी विषय के। और यदि आप ये सारे देख लोगे तो आपकी परीक्षा की तैयारी पूरी ही हो जाएगी। 100% अंक आपको मिलने वाले हैं। और इसके साथ ही हम 3 नंबर और 4 नंबर के प्रश्नों की तैयारी भी करेंगे। तो शुरू करते हैं। बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं? बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं? तो ये आपकी कृतिका का प्रश्न है और इसका उत्तर है छोटे बच्चे रोकर व रूठकर अपना प्रेम अभिव्यक्त करते हैं। तो इसका उत्तर जो हम पॉइंट में लिख देंगे, हम यहाँ लिख सकते थे कि बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को निम्न प्रकार से अभिव्यक्त करते हैं। उसका पहला पॉइंट होगा छोटे बच्चे रोकर व रूठकर अपना प्रेम अभिव्यक्त करते हैं। दूसरा है बच्चे माता पिता से लिपटकर उन्हें प्यार करके अपना प्रेम अभिव्यक्त करते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है कभी श्वेत तो कभी रंगीन पताकाओं का फहराना किन अलग अलग अवसरों की ओर संकेत करता है? तो इसका उत्तर होगा श्वेत पताकाओं का फहराना शांति व अहिंसा का प्रतीक है। श्वेत पताकाओं का फहराना शांति व अहिंसा का प्रतीक है। जब किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु हो जाती है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर पवित्र स्थान पर 108 श्वेत पताकाएं फहरा दी जाती है। रंगीन पताकाओं का फहराना किसी नए कार्य की शुरुआत का प्रतीक है। तो इस प्रकार से इसका उत्तर होगा। और ये आपकी कृतिका का ही प्रश्न है। कृतिका के पाठ साना साना हाथ जोड़ी से लिया गया प्रश्न है। यह कभी श्वेत तो कभी रंगीन पताकाओं का फहराना किन अलग अलग अवसरों की ओर संकेत करता है? तो फिर से इसका उत्तर देख लेंगे। श्वेत पताकाओं का फहराना शांति व अहिंसा का प्रतीक है। जब किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु हो जाती है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर पवित्र स्थान पर 108 श्वेत पताकाएं फहरा दी जाती है। रंगीन पताकाओं का फहराना किसी नए कार्य की शुरुआत का प्रतीक है। प्रश्न है रीतिकालीन काव्य की 2 विशेषताएं लिखिए। तो इसका उत्तर होगा रीतिकाल आपके कोर्स में और इससे संबंधित प्रश्न आ सकते हैं। तो हम उत्तर देख लेते हैं। तो इसकी पहली जो विशेषता है वह है लक्षण ग्रंथों की प्रधानता। लक्षण ग्रंथों की प्रधानता। इस काल के कवियों ने लक्षण ग्रंथों की रचना प्रमुखता से की है। दूसरी विशेषता है श्रृंगार रस की प्रधानता। इस काल की रचनाओं में श्रृंगार रस प्रधान है। तो रीतिकालीन काव्य की 2 विशेषताएं हैं लक्षण ग्रंथों की प्रधानता और दूसरी है श्रृंगार रस की प्रधानता। और श्रृंगार रस की प्रधानता के कारण ही इस काल को श्रृंगार काल भी कहा जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रयोगवादी काव्य की 2 विशेषताएं लिखिए। प्रयोगवादी काव्य की 2 विशेषताएं लिखिए। तो इसका उत्तर होगा पहली विशेषता है वैयक्तिकता। प्रयोगवादी काव्य में वैयक्तिकता की अभिव्यक्ति हुई है। और दूसरी विशेषता यथार्थ चित्रण। प्रयोगवाद में यथार्थ का चित्रण प्रमुखता से किया गया है। तो प्रयोगवादी काव्य की 2 विशेषताएं हो जाएगी, पहली है वैयक्तिकता और दूसरी है यथार्थ चित्रण। इसके बाद अगला जो प्रश्न है वह है गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? यह आपके काव्य खंड से लिया गया है। 2 नंबर वाला प्रश्न गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? तो इसका उत्तर होगा गोपियों के अनुसार राजा का धर्म है कि वह प्रजा को ना सताए और प्रजा के हित में कार्य करे। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म है कि वह प्रजा को ना सताए और प्रजा के हित में कार्य करे। बहुत ही आसान उत्तर है। आप एक बार पढ़ लोगे तो ही आपको याद हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है गद्य की प्रमुख व गौण विधाओं के नाम लिखिए। तो यहाँ हमें गद्य की प्रमुख और गौण विधाओं के नाम लिखने हैं। गद्य की 2 विधाएं होती है, प्रमुख विधाएं और गौण विधाएं। तो हम देख लेंगे इनको। इसका उत्तर होगा गद्य की प्रमुख विधाएं। गद्य की प्रमुख विधाएं हैं
निबंध, कहानी, उपन्यास, एकांकी, नाटक और आलोचना। ये जो 6 है ये गद्य की प्रमुख विधाओं के अंतर्गत आती है। निबंध, कहानी, उपन्यास, एकांकी, नाटक और आलोचना। इसके बाद है गद्य की गौण विधाएं। तो गद्य की गौण विधाएं है संस्मरण, रेखाचित्र, आत्मकथा, जीवनी, रिपोर्टाज, साक्षात्कार आदि। संस्मरण, रेखाचित्र, आत्मकथा, जीवनी, रिपोर्टाज, साक्षात्कार आदि ये गद्य की गौण विधाएं हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ के आधार पर लक्ष्मण के स्वभाव की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ के आधार पर लक्ष्मण के स्वभाव की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। तो इसका उत्तर होगा पहली विशेषता वीर योद्धा। लक्ष्मण वीर योद्धा हैं। वे परशुराम से निडरता से अपनी वीरता के बारे में बताते हैं। और दूसरी विशेषता है तर्कशील। लक्ष्मण तर्कशील है। परशुराम को वे तर्क के साथ उत्तर देते हैं। तो लक्ष्मण के स्वभाव की 2 विशेषताएं हो गई, पहली है वीर योद्धा और दूसरी है तर्कशील। इसके बाद अगला प्रश्न है बच्चे की दंतुरित मुस्कान का कवि नागार्जुन के मन पर क्या प्रभाव पड़ा। तो यह भी काव्य खंड के ही प्रश्न है। बच्चे की दंतुरित मुस्कान का कवि नागार्जुन के मन पर क्या प्रभाव पड़ा। तो इसका उत्तर होगा बच्चे की दंतुरित मुस्कान को देखकर कवि नागार्जुन का मन अत्यधिक प्रसन्न हो जाता है। बच्चे की मुस्कान उन्हें जीवन का संदेश देती है। उस मुस्कान से कठोर मन भी पिघल जाता है। फिर से देख लेंगे इसका उत्तर बच्चे की दंतुरित मुस्कान को देखकर कवि नागार्जुन का मन अत्यधिक प्रसन्न हो जाता है। बच्चे की मुस्कान उन्हें जीवन का संदेश देती है। उस मुस्कान से कठोर मन भी पिघल जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है काव्य खंड का ही है। अभी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है। तो इसका उत्तर होगा कवि की आंख फागुन की सुंदरता से हट नहीं रही है क्योंकि फागुन में प्रकृति बहुत सुंदर दिखाई दे रही है। धरती का कोना कोना उल्लास से भरा हुआ है। कवि की आंख फागुन की सुंदरता से हट नहीं रही है क्योंकि फागुन में प्रकृति बहुत सुंदर दिखाई दे रही है। धरती का कोना कोना उल्लास से भरा हुआ है। तो ये इसका उत्तर होगा। काव्य खंड के प्रश्न है, सारे ही बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम में आएंगे ही सही। इसके बाद अगला प्रश्न है महाकाव्य की 2 विशेषताएं लिखिए। तो इसका उत्तर होगा पहली विशेषता हम लिखेंगे महाकाव्य में मानव जीवन का संपूर्ण वर्णन होता है। महाकाव्य में मानव जीवन का संपूर्ण वर्णन होता है। और दूसरी विशेषता है महाकाव्य की कथा इतिहास प्रसिद्ध होती है। तो महाकाव्य की 2 विशेषता है, महाकाव्य में मानव जीवन का संपूर्ण वर्णन होता है और दूसरी विशेषता है महाकाव्य की कथा इतिहास प्रसिद्ध होती है। इसके बाद अगला प्रश्न है विभाव एवं अनुभाव में कोई 2 अंतर लिखिए। विभाव एवं अनुभाव में कोई 2 अंतर लिखिए। और इसके पहले वाला जो वीडियो था उसमें हमने स्थायी भाव और संचारी भाव में अंतर भी देख लिया था। अब हम देखेंगे विभाव और अनुभाव में अंतर। तो पहला अंतर है स्थायी भाव के कारण को विभाव कहते हैं। स्थायी भाव के कारण मतलब जिस कारण से स्थायी भाव उत्पन्न हो रहे हैं वो कारण ही विभाव होते हैं। तो स्थायी भाव के कारण को विभाव कहते हैं जबकि आश्रय की बाहरी चेष्टाओं को अनुभाव कहते हैं। स्थायी भाव के कारण को विभाव कहते हैं जबकि आश्रय की बाहरी चेष्टाओं को अनुभाव कहते हैं। दूसरा अंतर है विभाव के 2 भेद होते हैं जबकि अनुभाव के 4 भेद होते हैं। विभाव के 2 भेद हैं जबकि अनुभाव के 4 भेद होते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो इसका उत्तर होगा दोहा एक अर्ध सममात्रिक छंद है। दोहा एक अर्ध सममात्रिक छंद है जिसके पहले व तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं तथा दूसरे व चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती है। दोहा एक अर्ध सममात्रिक छंद है जिसके पहले व तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं तथा दूसरे व चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती है। और इसका उदाहरण है रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून
पानी गए न उबरे मोती मानस चून। तो इस प्रकार से दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सही थे। इसके बाद अगला प्रश्न है, अन्योक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। अन्योक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित। तो इसका उत्तर है, काव्य में जहां अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत का कथन हो, काव्य में जहां अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत का कथन हो वहां अन्योक्ति अलंकार होता है। उदाहरण है, माली आवत देख कर कलियन करी पुकारी, फूले फूले चुन लिए काल्हि हमारी बारी। इसके बाद अगला प्रश्न है, रेखाचित्र एवं संस्मरण में कोई दो अंतर लिखिए। तो इसमें अंतर है, पहला अंतर है, रेखाचित्र चित्रण प्रधान होता है, रेखाचित्र चित्रण प्रधान होता है, जबकि संस्मरण विवरण प्रधान होता है। दूसरा अंतर है, रेखाचित्र में लेखक तटस्थ रहता है, जबकि संस्मरण में लेखक तटस्थ हो यह आवश्यक नहीं है। तो यह दो अंतर है। पहला अंतर है, रेखाचित्र चित्रण प्रधान होता है, जबकि संस्मरण विवरण प्रधान होता है। दूसरा अंतर है, रेखाचित्र में लेखक तटस्थ रहता है, जबकि संस्मरण में लेखक तटस्थ हो यह आवश्यक नहीं है। इसके बाद अगला प्रश्न है, मूर्ति पर लगा सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है। तो यह गद्य खंड का प्रश्न है। मूर्ति पर लगा सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है। यह आपके जो पाठ है नेताजी का चश्मा, जिसके लेखक है स्वयं प्रकाश, उनके द्वारा लिखा हुआ यह पाठ है और यह एक कहानी है। उसी पाठ का यह प्रश्न है, मूर्ति पर लगा सरकंडे का चश्मा यह उम्मीद जगाता है कि अभी लोगों के मन में देशभक्ति की भावना है, देश की भावी पीढ़ी अर्थात बच्चे इस भावना को संभाले हुए है, देश का भविष्य उज्जवल है। मूर्ति पर लगा सरकंडे का चश्मा यह उम्मीद जगाता है कि अभी लोगों के मन में देशभक्ति की भावना है, देश की भावी पीढ़ी अर्थात बच्चे इस भावना को संभाले हुए है, देश का भविष्य उज्जवल है। इसके बाद अगला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत पाठ के आधार पर भगत के गायन की विशेषताएं लिखिए। तो इसका उत्तर है, भगत के गायन में एक निश्चित ताल और गति थी। यह भगत के गायन की विशेषताएं हम यहाँ लिख सकते थे कि बाल गोविंद भगत पाठ के आधार पर भगत के गायन की निम्नलिखित विशेषताएं हैं, यह लिखा जा सकता है। या फिर सीधे आप दो विशेषताएं लिख सकते हो, क्योंकि 2 नंबर में यह प्रश्न आएगा तो हम केवल 2 विशेषताएं लिख देंगे तो हमें पूरे में से पूरे अंक प्राप्त हो जाएंगे। तो पहली विशेषता, भगत के गायन में एक निश्चित ताल और गति थी। दूसरी विशेषता, उनके गायन में स्वरों की ताजगी थी। तो हमें 2 ही विशेषताएं लिखनी थी। तो पहली विशेषता, भगत के गायन में एक निश्चित ताल और गति थी। दूसरी विशेषता, उनके गायन में स्वरों की ताजगी थी। इसके बाद अगला प्रश्न है, सुशिर वाद्यों से क्या अभिप्राय है। किस वाद्य को सुशिर वाद्यों में शाह की उपाधि दी गई है। तो इसका उत्तर होगा, सुशिर वाद्यों से अभिप्राय है फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य। सुशिर वाद्यों से अभिप्राय है फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य, मतलब जो वाद्य मतलब जो बजाने के जो बाजे हैं जो फूंक कर बजाए जाते हैं उन्हें सुशिर वाद्य कहा जाता है। तो सुशिर वाद्यों से अभिप्राय है फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य। शहनाई फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्यों में सबसे मधुर व हृदयग्राही स्वर उत्पन्न करता है। शहनाई फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्यों में सबसे मधुर व हृदयग्राही स्वर उत्पन्न करती है, इसलिए शहनाई को सुशिर वाद्यों में शाह की उपाधि दी गई है। सुशिर वाद्यों से अभिप्राय है फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य। शहनाई फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्यों में सबसे मधुर व हृदयग्राही स्वर उत्पन्न करता है, इसलिए शहनाई को सुशिर वाद्यों में शाह की उपाधि दी गई है। इस प्रकार से हमने 2-2 नंबर के प्रश्नों की तैयारी कर ली है। इसके बाद एक और वीडियो हम बनाएंगे जिसमें हम 2 नंबर के प्रश्न करेंगे, जिससे कि हमारे सारे ही 2-2 नंबर के प्रश्न तैयार हो जाएंगे। उसके बाद हम 3 नंबर और 4 नंबर के प्रश्नों की तैयारी करने वाले हैं। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।